प्रश्नावली 1 का 8वां प्रश्न। नीचे ए और बी दो सारणियाँ दी गई है। उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नियत है। मतलब m1 बराबर है m2 के और सभी m का मान जो है वो बराबर है कि नहीं, ये हमें देखना है। अगर बराबर है तो नियत है, और जो दिए गए राशियों के लिए अगर बराबर नहीं है तो नियत नहीं है। ठीक है, तो दो सारणी दी हुई है, मतलब दो आंकड़े यहाँ पे दर्शाए गए हैं, है ना, दो प्रकार के आंकड़े। तो हमने सारणी ए के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को देख लिया था और पाया था जांच करने के बाद कि नियत है। दिए गए आंकड़े के लिए सारणी ए में जो दिए गए आंकड़े हैं उसके लिए m1, m2, m3 सभी बराबर हमें मिले थे। अब सारणी बी के लिए हमें देखना है। सारणी बी के लिए देखना है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर नियत है या नहीं। और अगर नियत है और नहीं है, जो भी है, उसके लिए क्या करना भी है, ग्राफ भी बनाना है। जो नियत है, ये मतलब यहाँ पे जो मान दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, उससे ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं नियत है या नहीं। अगर नियत रहेगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, अगर नियत नहीं है तो एक वक्र रेखा हमें प्राप्त होगी। बी, सारणी बी में पहला है वृत्त की त्रिज्या, पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम है किसके लिए, वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें परिधि दिया था सारणी ए में, इसमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। अब जो यहाँ पे मान दिए हुए हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि त्रिज्या के लिए, त्रिज्या है 1 2 3 4 5 तक, और क्षेत्रफल है पाई, 4 पाई, 9 पाई, 16 पाई, 25 पाई। टू 3 4 5 2 3 4 5 पाई, 4 पाई, 9 पाई, 16 पाई और 25 पाई, ये आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों के लिए हमें पहले देखना है कि m1 m2 बराबर है या नहीं, मतलब कि ढाल का मान बराबर है कि नहीं, स्लोप, है ना। m1 का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 4 पाई माइनस पाई अपॉन x2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 1, मतलब 3 पाई आया, है ना। m2 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y3 क्या है 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3 माइनस 2 क्या आया 5 पाई अपॉन 1। पहले में 3 पाई आया था, दूसरे में 5 पाई। अब देखते हैं m3 क्या आया है y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3 इज इक्वल टू y4 क्या है 16 पाई माइनस y3 है 9 पाई अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 में 9 माइनस किए तो 7 पाई, है ना, अपॉन 1। तो पहले 3 पाई आया था, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई। अब उसके बाद m4 देखते हैं क्या आता है।
यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि इस तरफ ग्राफ बनाना है ना। तो m4 इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, y5 माइनस y4 अपॉन x5 माइनस x4 इज इक्वल टू y5 का वैल्यू है 25 माइनस 16 पाई अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, 25 में 16 माइनस किए तो 9 पाई अपॉन 1। तो यहाँ पे किसी भी जगह में क्या आया है, m1 m2 m3 m4 चारों का वैल्यू एक दूसरे से अलग है ना। m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 इज़ नॉट इक्वल टू m3 इज़ नॉट इक्वल टू m4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नियत नहीं है। क्या प्राप्त हुआ, ये जो दिए हुए आंकड़े हैं वो क्या है, नियत नहीं है। अब इन आंकड़ों से ग्राफ खींचेंगे। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो त्रिज्या हो गई स्वतंत्र मान, स्वतंत्र आंकड़े, और क्षेत्रफल हो गया आश्रित, है ना। आश्रित को y अक्ष पे और दर्शाते हैं और x अक्ष पे स्वतंत्र राशि को 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या r। अब इस तरफ वृत्त के क्षेत्रफल, इसको कैसे दर्शाएंगे, 1 ले रहे हैं, फिर 4, फिर 9, इसमें बराबर का गैप नहीं आ रहा है ना। तो बराबर का गैप चाहिए तो 2 2 ले ले, तो नहीं तो एक काम करते हैं 4 ले लेते हैं सीधा, 4 8 है ना, तो कम जगह कहलाएगा। 4 पाई, 4 का गैप ले लेते हैं, 8 पाई, 4 कम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 6 20, 4 छिक्का 24, ऐसा करके 4 छिक्का 24, 4 सत्ते 28 पाई, है ना। 4 का गैप ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैमाना x अक्ष में 1 सेंटीमीटर या फिर एक बड़ा खाना क्या दर्शा रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को, ठीक है। और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर या फिर एक बड़ा खाना 4 पाई क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल को। एक बड़ा खाना 4 पाई को दर्शा रहा है, 4 पाई का गैप है। अब पहला में जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी तो क्षेत्रफल क्या था, वृत्त का पाई था, 1 2 3 4 पाई, 4 पाई है। तो ये जो पहला है वो क्या हो जाएगा, पहला पाई, 1 पाई हो जाएगा। ये 4 पाई मिलके बने हुए हैं, 4 पाई मिलके ये वाला खाना बना है, तो ये 4 भागों में टूटेगा, तो इसका एक भाग 1 पाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2 जब उसकी त्रिज्या है, बिंदु कहाँ पे मिली, यहाँ पे, है ना। 2 जब उसकी त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई, यहाँ पे मिलेगा बिंदु। फिर 3 जब उसकी त्रिज्या है तो 9 पाई, उसका 9 पाई जस्ट 8 से ऊपर, यहाँ पे आएगा बिंदु 3 पाई। फिर 4 जब उसकी त्रिज्या है तो क्षेत्रफल 16 पाई, फाइव पाई उसकी जब त्रिज्या है तो क्षेत्रफल 25, 24 से जस्ट ऊपर यहाँ पे। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमें पता चलेगा कि ये एक सीधी रेखा नहीं, एक वक्र रेखा है ना। जो ग्राफ बना है वो एक
वक्र रेखा प्राप्त हुई। अतः नियत नहीं था, इस वजह से एक वक्र रेखा, अगर नियत रहता तो एक सीधी रेखा मिलती। तो ये हो गया इसका ग्राफ और ये हो गया उसका कैलकुलेशन कि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नियत नहीं है। किसके लिए? सारणी बी के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न दिया हुआ है, किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े ग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं। दिए गए ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिर्फ ग्राफ को देखना है और प्रश्न जो दिया है उसको उत्तर देना है। सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना है? सुबह 6 बजे मतलब 6 AM शहर का तापमान कितना है? तो ये हो गया समय और ये है तापमान। एक्स अक्ष में समय है, वाई अक्ष में तापमान। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो क्या करना है? सीधा ट्रेस करते जाना है। सीधा स्केल की सहायता से इस 6 AM मतलब सुबह 6 बजे वाले तापमान को सीधे रेखा में मिलाना है और इसे वाई अक्ष में भी सीधी स्केल की सहायता से सीधी रेखा में मिलाना है, रोलर स्केल की सहायता से। ठीक है, तो कहाँ पर मिलेगा? ये 20 से लेकर 25 के बीच में, 22 से ऊपर 23। तो कितना था? सुबह 6 बजे शहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। तापमान किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, दोपहर 3 बजे के बाद का तापमान कितना था? सिर्फ दिए गए ग्राफ से ट्रेस करते जाना है और इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। दोपहर 3 बजे के बाद, यहाँ पे 3 बजे का तापमान कितना था? 3 बजे, दोपहर 3 बजे को ट्रेस करेंगे सीधी लकीर से ऊपर स्केल की सहायता से। अब इसे स्केल की सहायता से ये वाई अक्ष से ट्रेस करना है। एक सेकेंड, ये ऊपर ही जाएगा, 30 से ऊपर ही जाएगा शायद। स्केल की सहायता से फ्री हैंड में बनाने से नहीं बनेगा, इसको स्केल की सहायता से करना पड़ेगा, है ना। तो 30 से ऊपर और 35 से नीचे मीन्स 32 डिग्री सेल्सियस। किसी से 33 आ सकता है, किसी से 32 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है ना। तो क्या लिखेंगे कि शहर का तापमान 3 बजे को ट्रेस करना है सीधा सीधा ऐसे सीधी लकीर से, और इस तरह भी ट्रेस करेंगे तो हमें सीधी लकीर में हमें मिलेगा ये, है ना। तो 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था? अब 30 डिग्री है, उसको ट्रेस करते जाना है नीचे। इस लकीर को कहाँ पर काटेगा उसको देखते हैं, समय को देखना है फिर नीचे उतार के। ठीक, हम्म 12 के बाद 1 2 3 कितना बजे? 1 बजे, 1 PM, है ना। तो 1 PM टाइम हो रहा था, दोपहर के 1 बज रहे थे जब शहर का तापमान 30 डिग्री था। ठीक है, अब आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा? ये 12 बजे आधी रात तापमान कितना रहा होगा, इधर ट्रेस करना है। तो 12 बजे सीधी लकीर से खींचेंगे, फिर इस वाले लकीर में देखेंगे कहाँ कितना रहा होगा तापमान रात 12 बजे। 25 के बाद 26 डिग्री,
26, 27, 29, 30 तक, है ना। तो 26 डिग्री सेल्सियस कितना था रात को 12 बजे, आधी रात को, है ना। उसके बाद है रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा, ये 9 बजे कितना रहा होगा, इसको भी सीधी लकीर से ट्रेस करेंगे। ट्वेंटी फाइव से, या फिर 25 ही आएगा, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस रात को 9 बजे, इसको सीधी लकीर मतलब स्केल की सहायता से अगर आप करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, फ्री हैंड से करने से नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रश्नों को जो पूछा है उसको इस ग्राफ को ट्रेस कर करके स्केल की सहायता से, रोलर स्केल की सहायता से आपको आंसर लिखना है बस। ठीक है। अब 10वां प्रश्न भी कुछ इस प्रकार है। एक शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया, इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दिए हुए ग्राफ द्वारा निम्नलिखित सवालों के जवाब खोजिए। सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना पाया। इधर प्रदूषण का स्तर y अक्ष में और समय दिया हुआ है x अक्ष में, है ना। तो सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना है, उसी प्रकार से है, सीधा सीधा ट्रेस करना है। सुबह 8 बजे प्रदूषण के स्तर से ट्रेस करना है कितना रहा होगा करके, एक सीधी लकीर से। तो 250, 150 है और 200 के बीच में, तो 160, 170, 180 कितना रहा होगा, 180 ppm, है ना। प्रदूषण को किससे डिनोट करते हैं, ppm से नापा जाता है। ठीक है। सुबह 8 बजे प्रदूषण कितना पाया गया, 180 ppm। अब प्रदूषण इस तरह सबसे अधिक किस समय दर्ज किया गया, सबसे अधिक मतलब सबसे ऊंचा यहाँ पे है ना। तो समय पूछा है, मतलब इसको सीधे ट्रेस करना है, कब मिला, 1 बजे, क्योंकि यही सबसे ऊपर लेवल है, इससे सब नीचे में है लेवल जो है। तो सबसे ज़्यादा स्तर कब पाया गया, 1 बजे, 1 PM, दोपहर के 1 बजे। फिर तीसरा दिया हुआ है दोपहर 4 बजे के बाद प्रदूषण का स्तर कितना था, 4 बजे के बाद, दोपहर बाद 4 बजे, अच्छा दोपहर के बाद जो 4 बजा था उस समय कितना था प्रदूषण स्तर, ये देखना है, इसको ट्रेस करना है 4 बजे का। इसे सीधी लकीर से ट्रेस करना है। एक 150 ppm, दोपहर 4 बजे के बाद 4 बजे प्रदूषण स्तर कितना था, ppm 150 ppm या 160 ppm भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या प्रश्न दिया हुआ है, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे कितना अंतर आया, पहले दोपहर 12 बजे कितना है उसको देख लेते हैं, फिर शाम 6 बजे कितना है उसको देख लेते हैं, दोनों का अंतर हमें पता चल जाएगा। 12 बजे से 6 बजे को घटा देंगे, दो सौ 210, 220 है कितना बजे का, 12 बजे का। उसके बाद 6 बजे का देखते हैं, एक 110, 120, 130, 130, तो 220 में 130 को माइनस करेंगे तो
0, ये हो गया 12 और 12 में 3 माइनस किए तो 9, 90 है ना। तो दोपहर क्या पूछा था, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक में कितना अंतर आया, 90 ppm का, 90 या फिर 120 लेंगे तो 80 ppm का अंतर आया। ठीक है, क्या अंतर आएगा, 190 ppm, सॉरी 190 नहीं 90 ppm का अंतर आया। ठीक है, अब रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट आई। रात 1 बजे सबसे ज़्यादा था, 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे, ये ए, रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक कितना अंतर आया। 1 बजे कितना था, 240, सुबह 4 बजे कितना था, 190, 0, 10 के 12 13 550 ppm, कितना अंतर आया, 240 में 190 माइनस कर दिए तो 50 ppm। तो सुबह 4 बजे से लेकर, सॉरी 1 बजे से, रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितना गिरावट आया, 50 ppm का, या फिर अंतर भी लिख सकते हैं या फिर गिरावट 50 ppm। इस प्रकार से इस दिए हुए ग्राफ को ट्रेस करना है और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अब हमने सीखा आलेख के माध्यम से किन्हीं दो राशियों के बीच के संबंध को देखना, या फिर और दूसरा है दिए गए आंकड़ों से आलेख बनाना सीखा। इसके लिए कौन सी राशि किस अक्ष पर रहेगी यह चुनना भी सीखा। अक्ष पर पैमाना कैसे समझेंगे और चुनेंगे ये भी सीखा। तीसरा है विभिन्न परिस्थितियों में बने आलेखों को पढ़ना और आलेख में दी गई जानकारी से निष्कर्ष निकालना भी हमने सीखा। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 7 कंप्लीट, क्लोज है ना। अब नेक्स्ट में है चैप्टर 8, अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम क्या है, बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, बैंक के बारे में और कर कैसा लगाया जाता है, किस कंडीशन में कर लगता है और कैसे इसका गणना करते हैं बैंकिंग का और कर का, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में।